डॉक्टर साहब की बात सुन ली और दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक ये वीडियो पहुँचे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका आरोप काफ़ी गंभीर है और इसमें इन्होंने राज्य सरकार तक को जिम्मेवार ठहरा दिया है। और एक सिंडिकेट की बात की जा रही है और ये जो सिंडिकेट की जो बात की जा रही है ये हर राज्य में ऐसा चल रहा है। हर राज्य के हर सदर अस्पताल हो, प्राथमिक अस्पताल हो, कहीं से भी आपको सूचना जरूर मिलती होगी कि फलाना एक्सरे जा कर के एक पार्टिकुलर दुकान में ही आप जा कर के कराइए जो एक्सरे सेंटर है, या फिर एक पार्टिकुलर आप रेफर कीजिए उसी हॉस्पिटल में। बहुत इम्पोर्टेंट एक बात मैं इसमें बताना चाहूँगा सर, आपकी बातों से यही प्रतीत हो रहा है कि आपको ईमानदारी के कीड़े ने काटा है। आज हमारे साथ बिहार और झारखंड के जाने माने डॉक्टर सौरभ जी हैं और दरअसल इनके साथ एक समस्या आ गई है और समस्या ये आ गई है जो कि हमारे बिहार और झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के अस्पतालों की समस्या है कि वहाँ पर डॉक्टर लोग महज कुछ कमीशन के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया करते हैं। इनकी गलती यही है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि और दलाल के प्रेशर में ये नहीं आए और इन्होंने जो डॉक्टर के यहाँ जिस हॉस्पिटल में इन पर रेफर करने का दबाव डाला जा रहा था उस अस्पताल में इन्होंने रेफर नहीं किया और उसके बाद होता यह है कि इन पर गलत इल्ज़ाम लगा करके इन्हें सबसे पहले टर्मिनेट किया जाता है और उसके उतना ही नहीं बल्कि इनके ऊपर FIR भी दर्ज कर दिया जाता है। आइए इनसे जानते हैं, सर क्या हुआ आपके साथ? नमस्ते, मैं डॉक्टर कुमार सौरभ सदर हॉस्पिटल कोडरमा झारखंड से हूँ जी। मैं 1.5-2 साल से लगभग सदर हॉस्पिटल में आयुष्मान DMFT के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट जॉब में था जी। वहाँ पे काम करने के समय में मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्टर हैं और जो परमानेंट डॉक्टर हैं उनमें कुछ भेदभाव किया गया, चाहे वो ड्यूटी आवर्स को लेकर के हो, छुट्टी को लेकर के हो। और इसकी सारी जानकारी मैंने DC महोदय को दे दी थी। जनवरी में ही 1 महीने पहले मैंने सारा चीज़ लिख के दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैंने ये भी लिखा था कि आयुष्मान के तहत फंड्स का मिसमैनेजमेंट हो रहा है, यानी पेशेंट को ज़बरदस्ती आयुष्मान में भर्ती किया जाता है और बिल बनाया जाता है। अच्छा। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक बार जनवरी में मेरी ड्यूटी थी, आई थिंक 17 जनवरी को फ्राइडे था और मेरी इवनिंग ड्यूटी थी। मैं ड्यूटी के दौरान एक पेशेंट को रेफ़र करता हूं जो कि स्वतः ही अपने एक एम्बुलेंस को बुला करके, मैंने रिम्स रांची रेफ़र किया लेकिन उसने एक एम्बुलेंस बुलाया और ख़ुद मेडिका चला गया। वो अपने एक स्वतः वो अपने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए, मेडिका या मेदांता कहीं चले गए वो लोग। वहाँ जाने जैसे ही वो निकलता है एम्बुलेंस, विदिन 5 मिनट्स मुझे किसी एजेंट का कॉल आता है जिसकी रिकॉर्डिंग आपने सुनी भी होगी। उसने मुझे बोला कि आपको पेशेंट मेडिका या मेदांता जो भी था वहाँ रेफ़र नहीं करना था, आपको क्यूरेस्टा हॉस्पिटल रेफ़र करना था। यानी कि एक पार्टिकुलर हॉस्पिटल का नाम बताया जाता है और उसमें ये भी कहा जाता है कि सिविल सर्जन लाइन पे हैं। तो मैंने यही कहा अगर वो लाइन पे हैं तो मेरी बात सुन रहे होंगे, तो एक लेटर निकालने बोलिए जिसमें लिखा रहे कि सदर के सारे मरीज को क्यूरेस्टा भेजा जाएगा। यानी कि आपको जो मौखिक आदेश दिया जा रहा था आपने रिटर्न में मांग लिया, आपको रिटर्न में मिला? मुझे कोई नहीं रिटर्न में मिला। यानी ये जो बात थी रेफर करने की, मैंने इसको एक नाम दिया कि गरीब पेशेंट का स्मगलिंग किया जाता है। यानी आयुष्मान का जो 5 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको मिसमैनेज करके वो फंड बंदरबाट में सारे लोगों में बट जा रहा है। ये पूरे झारखंड, ये सिर्फ आपके अस्पताल की स्थिति नहीं है, ये पूरे देश भर में यही हो रहा है। लेकिन आपको अभी जो फंसाया गया है उस मुद्दे पर आते हैं। हम आगे और पीछे की बात नहीं बल्कि मुद्दे की बात करते हैं कि अभी आपको इसी कारण क्या फंसाया गया है कि आपने उनके मन मुताबिक काम करने से इनकार कर दिया। बिल्कुल, इस चीज़ से तो वो नाराज चल रहे थे जी। फिर मैं जब अयोध्या गया 3 दिन के लिए, तो इसी बीच 5 फरवरी को मैं वापस आता हूँ तो मेरा ट्रांसफ़र सदगावा कर देते हैं। अयोध्या आप गए थे, आपने छुट्टी ली थी? छुट्टी ली थी, एप्लीकेशन दे करके गया था। ये छुट्टी नहीं दे रहे थे तो मैंने तीनों विभाग आयुष्मान को, DS को, CS को एक लेटर लिख के दे दिया। अगर वो अस्वीकृत करते तो मुझे जाने से पहले सूचित करना चाहिए था उनको कि आपका लेटर मान्य नहीं है, आपको छुट्टी नहीं मिल रही, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। तो मैं चला गया वहाँ पे। आपने छुट्टी के लिए आवेदन दिया, उसके बाद आप चले गए। बाद में आपको पता चला कि आपके छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया है। बाकी वही दूसरे डॉक्टर के पे ये लागू नहीं होता है, वो कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, दारू पी के भी ड्यूटी कर सकते हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं है।
फिर आते ही मुझे 5 तारीख को इन लोगों ने सतगावा ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा। जिसका मैंने विरोध किया। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ये जो क्यूरेस्टा का मामला था मैंने प्रेस में बोल दिया। यानी जो भी प्रॉब्लम सदर में हो रही थी मैंने सारा चीज़ प्रेस में बोल दिया। अब इससे वो और नाराज़ हो गए। उनको सबसे पहले तो कैंसिल करना पड़ा मेरा ट्रांसफ़र। अच्छा। रुक गया, वो पेपर रद्द हो गया, उसको रोका गया। फिर उन लोगों ने क्या किया, ढूंढ रहे थे कुछ मौका मिले इसको निकालने का, कहीं आपकी कोई कमी, गलती ढूंढने का। तो गलती ये हुई कि एक दिन शुक्रवार को अपने स्टाफ मेरे बोले सर गर्मी बहुत है, कोल्ड ड्रिंक पीना है। तो हमने कोल्ड ड्रिंक मंगाया, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, इमरजेंसी ड्यूटी है। कौन सा कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे? थम्स अप पी रहे थे। अच्छा, थम्स अप पी रहे थे। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, उसका फुटेज निकाल करके इंडिया में यानी नेशनल न्यूज में चला। आप सोचिए एक छोटे से जिले का न्यूज पूरे नेशनल न्यूज में चल रहा है, जिसका प्रचार करने के लिए अच्छा खासा पैसा खर्च किया गया। यानी आयुष्मान आपको फंसाने के लिए एक तरीके से सुनियोजित साजिश रची गई। अगर वो कोल्ड ड्रिंक दारू भी थी तो उसका जांच होना था, उसकी जांच नहीं की गई। मेरा कोई सैंपल नहीं लिया गया, कोई फुटेज नहीं दिया गया जिसमें कि पार्टी हो रही है। अगर पार्टी हो रही है तो 10-15 लोग थे, तो सिर्फ मुझे ही नौकरी से क्यों निकाला? अब ऐसा है कि किसी विभाग में अगर पकड़ा जाता है तो एक विभागीय जांच होती है, उसके बाद एक्शन लिया जाता है। इसमें आपके मामले में जांच नहीं हुई और एक्शन लिया गया? कोई जांच नहीं, एक्शन लिया, नौकरी से निकाले और टर्मिनेट करने के बाद FIR किया, जिस FIR को मैं अभी भी भुगत रहा हूँ। FIR में क्या लिखा गया है? क्या इल्जाम आप पर लगाया? लिखा है कार्य क्षेत्र में बाधा। बस अब बाधा क्या, वो तो साबित करे। वो कार्य क्षेत्र में बाधा मतलब यानी सरकारी कार्य में बाधा हो गई, पार्टी कर रहे थे उसको बाधा हो गया। अच्छा, यानी कि वो तो जांच का विषय है ना, बाधा क्या हुई थी वो अब बताएंगे ना, उनका काम है। लेकिन अब 5 महीने में ये तो तुरंत उनको बताना चाहिए था। अब तो वो तो प्लांट भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। फिर तो मान लीजिए अगर सिविल सर्जन, एक सेकेंड, अगर सिविल सर्जन अगर आपको फंसाने का प्रयास अगर कर रहे हैं तो उनसे ऊपर के भी अधिकारी होंगे, उनके ऊपर तो वहाँ आप गए? मैंने आपको बताया कि मैंने DC महोदय को भी दिया था। अच्छा, 1 महीने पहले लिख करके सारी चीज़ें दी हुई है, लेकिन उस पर कोई कार्य नहीं किया गया। मैंने लिखा भी था कि मुझे नौकरी तक से निकाल देंगे ये लोग। एक महीना पहले आपने क्यों दिया था? दूसरे कारण से दिया था? दूसरे कारण से दिया था, ड्यूटी ज़्यादा लगाते थे, छुट्टी नहीं देते थे, कोई डॉक्टर दारू पी के आ रहा होता था, मेरे पेशेंट्स को वो लोग तंग करते थे, मेरे द्वारा भर्ती किया हुआ मरीज को वो लोग देखते नहीं थे, समझ रहे? यानी मेरी वजह से वो मेरे पेशेंट तक को तंग करते थे एक तरह से। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि इन लोगों का एक सिंडिकेट चल रहा है जिसमें आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे और उसके बाद आपको शुरू से ही प्रताड़ित किया जा रहा है, और जब उन लोग को लगा कि अब हमारी नौकरी पे, हमारी जान पे बनाई है, तब आपको टर्मिनेट करा दिया गया। अब आप क्या चाहते हैं? अब इसमें एक तरह से जो मैं कंक्लूड इसको करूँगा, कहीं ना कहीं ये व्यापक स्तर पे घोटाला हो रहा है। मैं इसके लिए सिविल सर्जन, DS जिससे लड़ाई हुई, इवन DC को भी मैंने बोला, उसके बाद मैंने वहाँ के MLA को भी बता, MP तक ये सूचना चली गई, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता जी तक गई मैटर, उन्होंने 3 बार बोला कि इसको नौकरी वापस दे दो, फिर भी नहीं दिया। मतलब कि ये लेवल जो है, यानी जो घोटाले का लेवल है, नीचे से ऊपर तक बांट हो रहा है। आज मुझे इस जगह पे क्यों आना पड़ रहा है, मुझे कहीं क्यों जाना पड़ रहा है, मुझे विधानसभा का रुख क्यों करना पड़ रहा है? मैं वहाँ जाता हूँ मिलने, कभी बन्ना गुप्ता जी से, कभी चंपई सोरेन जी से, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं सारे लिप्त हैं अब तो। नहीं, वो भी अगर कुछ नहीं किए तो कहीं ना कहीं आपकी मनोस्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी नौकरी गई उससे आप परेशान नहीं हैं, आपकी बदनामी हुई इससे आप ज़्यादा परेशान हैं। एक्चुअली जिस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरी दादी जो है वहाँ इंदरवा स्कूल था, रिटायर्ड 85 में रिटायर्ड की हैं। जब वो गली में चलती थी तो देवी जी के पैर छूते थे उस समय, हमने वो संस्कार देखे हैं। मेरी दादी दादा फ्रीडम फाइटर्स थे, लेकिन आज जिस चिलैया में मैं चल रहा हूँ वहाँ पे मेरे ऊपर एक गलत आरोप लगा दिया, जो मैं मांस मदिरा तक नहीं लेता हूँ, उस पर ऐसा आरोप लगाया, तो वो आरोप कैसे मैं झेलूँ? आपने जो रिकॉर्डिंग की बात बोली है, क्या वो उपलब्ध करा सकते हैं? हाँ, वो सारी उपलब्ध है, सारी चीज़ें हैं। आपने डॉक्टर साहब की बात सुन ली
और दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक ये वीडियो पहुँचे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका आरोप काफ़ी गंभीर है और इसमें इन्होंने राज्य सरकार तक को जिम्मेवार ठहरा दिया है। और एक सिंडिकेट की बात की जा रही है, और ये जो सिंडिकेट की जो बात की जा रही है ये हर राज्य में ऐसा चल रहा है। हर राज्य के हर सदर अस्पताल हो, प्राथमिक अस्पताल हो, कहीं से भी आपको सूचना जरूर मिलती होगी कि फलाना एक्सरे जा कर के एक पार्टिकुलर दुकान में ही आप जा कर के कराइए जो एक्सरे सेंटर है, या फिर एक पार्टिकुलर आप रेफर कीजिए उसी हॉस्पिटल में। बहुत इम्पोर्टेंट एक बात मैं इसमें बताना चाहूँगा, सदर हॉस्पिटल में मणिपाल का CT स्कैन होता है, जिसके बारे में मैंने चर्चा, इस पर तो जाँच होनी चाहिए। उसमें क्या हो रहा है, फेक बिल बनाया जाता है, फेक बिल बना दिया, उसके नाम से आयुष्मान से पैसा आ गया और कोई पेशेंट नहीं है, कोई जांच नहीं हुई है। दूसरा, वहीं पे एक अल्ट्रासाउंड सेंटर है जो कि सिविल सर्जन के रिलेटिव का है, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है उनका, इसलिए वो नहीं होता। उस अल्ट्रासाउंड पे एक गंभीर आरोप लगा था, जिसको 10 दिन के लिए बंद भी किया गया था। उस अल्ट्रासाउंड सेंटर में ऊपर कैमरा भी लगा हुआ था, वहाँ पे चिकित्सक जांच नहीं कर रहा था, कोई क्वैक जांच कर रहा था। उसके बाद बंद होने के बाद SDO ने बंद कर दिया। उसके बाद सदर अस्पताल का एक MOU होता है उसी अल्ट्रासाउंड के साथ, यानी सदर का सारा पेशेंट अल्ट्रासाउंड के लिए उसी जगह पे जा रहा है जिस पे आरोप लगा, जिस पे इतनी सारी चीज़ें रोक हुई, वहाँ जा रहा है। और CT स्कैन में क्या हो रहा है, बिल बन जा रहा है फेक। तो मैं इसमें कहूँगा कि अगर कोई RTI एक्टिविस्ट हैं जो करना चाहते हैं, इसमें एक स्कैनिंग रिपोर्ट निकाल लें और एक बिल रिपोर्ट निकालें। ये सारे क्लाउड पे अवेलेबल होते हैं, डेटा से एंट्री में छेड़छाड़ नहीं कर सकेंगे। तो अगर उसको मैच किया जाएगा तो पिछले बार उन्होंने 60 लाख रुपए का बिल निकाला है, जिसमें 30 लाख से ज़्यादा तो फेक बिल्स हैं। ये हर समय एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी बातों से यही प्रतीत हो रहा है कि आपको ईमानदारी के कीड़े ने काटा है, और जिसके कारण आप हर एक बार गलती का विरोध शुरू से ही करते आ रहे हैं। और जैसे ही मौका मिला, जहां पर 10 चोर हो वहां पर एक ईमानदार का रहना काफ़ी मुश्किल होता है। हम दर्शकों से यही कहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस वीडियो को पहुँचाइए, ताकि केंद्र सरकार इस पर सख्त एक्शन ले सके। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।